बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। बहुत सी खबरें सामने आ रही थी और कुछ दिन से ये सुनने में आ रहा था कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट होने जा रही है और वो अपॉइंटमेंट नए DGISI की अपॉइंटमेंट होगी। चूँकि जनरल नदीम अंजुम बतौर DGISI अपना टर्म पूरा कर चुके हैं और 30 सितंबर 2024 30 सितंबर 2024 वो रिटायर हो जाएंगे। अब उनकी रिटायरमेंट की खबरें जो सामने आ रही हैं, इसके बाद एक और खबर जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि क्या नदीम अंजुम रिटायरमेंट के बाद किसी बड़ी पोस्ट के ऊपर नजर आएंगे। क्योंकि पहले तो ये खबर आई ना कि पिछले साल उनको 1 साल की तोसी दी गई और बतौर DGISI उनको 1 साल मजीद कंटिन्यू रखा गया। उसकी कुछ वजूहात थी। अब चूंकि जनरल आसिम मलिक साहब जो एक बड़े इंटेग्रिटी वाले आर्मी ऑफिसर हैं और उनके बारे में खबर ये आई है कि उनको DGISI बना दिया गया और ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि जनरल आसिम मलिक साहब जो हैं इससे पहले वो फौज के अंदर बहुत आला ओहदों के ऊपर अपने फ़राइज़ अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। अब जनरल आसिम मलिक साहब की अपॉइंटमेंट के ऊपर तो मैं बात करूंगा। दूसरा मामला ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह उन्होंने इजलास में शिरकत नहीं की और उनको ये गिला था कि जस्टिस मुनीब अख्तर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल क्यों नहीं किया गया। उन्होंने एक ख़त लिखा, उस खत में उन्होंने क्या बातें की हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले जनरल आसिम मलिक साहब से शुरू करते हैं। उनकी बात कर रहा था मैं, जनरल आसिम मलिक साहब को DGISI बना दिया गया और 30 सितंबर के बाद वो अपनी पोस्ट पर होंगे और अपनी खिदमात सर अंजाम देंगे। अच्छा, ये अपॉइंटमेंट हुई क्यों है? अब चूंकि ये अपॉइंटमेंट इसलिए हुई है कि अफवाज पाकिस्तान के अंदर अब ये बाज़गर्ज सुनाई दे रही थी कि जनरल नदीम अंजुम बतौर DGISI अपनी टर्म पूरी कर चुकी हैं, तो लिहाजा न्यू अपॉइंटमेंट होगी। इस ओहदे के ऊपर एक नई शख्सियत को देखा जाएगा। तो जनरल आसिम मलिक साहब को चुना गया और उनका इंतखाब किया गया। अब उनको DGISI अपॉइंट कर दिया गया और ये एक बड़ी अच्छी अपॉइंटमेंट है। अफवाज पाकिस्तान में इसको सराहा जा रहा है और हुकूमत वक्त जो है वो इसको एक ज़बरदस्त इक़दाम करार दे रही है। अब जनरल आसिम मलिक साहब करेंगे क्या? जनरल आसिम मलिक साहब 9 मई के हवाले से बहुत सी चीज़ों को पहले भी मॉनिटर कर रहे थे और अब मज़ीद उन चीज़ों को मॉनिटर करेंगे। फिर इसी तरह जो आर्मी कोर्ट्स के बारे में, फ़ौजी अदालतों के बारे में बातें हो रही थी, उसके बारे में भी एक तासुर ये पाया जाता है कि आर्मी चाहती है कि जो आर्मी कोर्ट्स हैं, फ़ौजी अदालतें, वही चूँकि सिविलियंस का जो ट्रायल होना है मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, उस हवाले से भी आर्मी उनको एतमाद में ले और आर्मी जब साथ बैठे तो उस वक्त DGISI उसके ऊपर ब्रीफिंग दें आर्मी चीफ को और पूरी अफवाज पाकिस्तान को। चूँकि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है ना, तो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। उसका एलामिया जो होता है वो बड़ा महदूद होता है, वो बड़ा नैरो होता है, उसका एलामिया जो है वो बहुत महदूद होता है। लेकिन चूंकि उस वक्त ये खबरें मीडिया के ऊपर, नेशनल मीडिया के ऊपर तो नहीं आ रही होती, लेकिन जो हमारे सहाफ़ी दोस्त उसको कवर कर रहे होते हैं, जब DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं या जब अफवाज पाकिस्तान की कोई प्रेस रिलीज आ रही होती है, तो अंदर की जो खबर होती है वो सहाफ़ियों को मिल जाती है। तो अब उसके ऊपर भी मुशावरत होगी, उसके ऊपर भी देखा जाएगा कि क्या उसके ऊपर फैसला किया जाए, क्योंकि सिविलियंस का ट्रायल भी है। फिर हमारे सरहदी मामलात हैं, उससे मुतल्लिक फिर बातें होंगी, फिर बॉर्डर्स के मामलात हैं। तो नई अपॉइंटमेंट जो है वो बड़ी अहम है। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के हवाले से अगले जो 2 से 3 माह हैं उसमें बहुत बड़ी तब्दीलियाँ रौनमा होने जा रही हैं और उसमें कुछ तब्दीलियाँ तो जुडिशल अमेंडमेंट्स, अदालती तरामीम से मुतल्लिक हैं, अदालती आइनी इस्लाहात से मुतल्लिक हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स तो होनी है, लेकिन उसके अलावा जो पाकिस्तान की सियासत में एक हिजानी कैफियत है, जो इस वक्त अफरा तफरी की सूरत हाल हम देख रहे हैं, उसके वाले से भी बड़ा ज़बरदस्त फैसला होगा। आने वाले दिनों के अंदर भी हो सकता है, आने वाले कुछ घंटों में भी हो सकता है और बड़ी समझ लें कि इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स होंगी इस पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर। दूसरी मैं ये बात कर रहा था
कि जनरल आसिम मलिक साहब के ऊपर मैं बात कर रहा था। देखें, जनरल आसिम मलिक साहब को आईएसआई का सरबराह तैनात किया गया इनके कुछ जो फौजी बैकग्राउंड है उसके हवाले से, और कुछ इनकी जो फौज के अंदर इससे पहले वो जो खिदमात सर अंजाम दे चुकी हैं बड़ी सीजनेबल पोस्ट के ऊपर, उसके ऊपर बात करूंगा। जनरल आसिम मलिक साहब जो हैं जी वो फौजी खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके वालिद गुलाम मोहम्मद भी लेफ्टिनेंट जनरल तैनात रहे, जिन्हें आम तौर पर जनरल जीएम के तौर पर जाना जाता है। वो कोर कमांडर रावलपिंडी भी रह चुके हैं। जनरल आसिम मलिक बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वज़ीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। इसके अलावा वो चीफ इंस्ट्रक्टर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी एनडीयू और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी तैनात रह चुके हैं। जनरल आसिम मलिक इससे पहले मिलिट्री ऑपरेशंस भी फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। जनरल आसिम मलिक फोर्ट लेवनवर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज़ के ग्रेजुएट भी हैं। अब इनके बारे में जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, देखें ये बड़ी सीजनेबल पोस्ट हैं, ये बड़ी सीजनेबल पोस्ट हैं। और आर्मी के अंदर अगर कोई भी आता है तो वो किसी को क्रॉस करके नहीं आता, या ये नहीं कहा जाता कि जी उसने क्रॉस किया, उसको आर्मी के अंदर रैंक्स को देखा जाता है। जिसको कोर कमांडर बनाया जाता है, जिसको ब्रिगेडियर बनाया जाता है, जिसको लेफ्टिनेंट जनरल बनाया जाता है, ये वैसे तो लेफ्टिनेंट जनरल है, वैसे तो ये लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब, तो इनको आईएसआई का चीफ बना दिया गया और इन्होंने बड़ी अच्छी खिदमात सर अंजाम दी हैं फौज के अंदर। बड़ा इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, इनके सर्विसेज को अप्रिशिएट किया जा रहा है, उसको दाद पेश की जा रही है। तो फिर आसिम मुनीर साहब जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उन्होंने एक ज़बरदस्त फैसला किया। अब नदीम अंजुम साहब जो है, उनके बारे में खबर ये आ रही थी कि नदीम अंजुम साहब जब रिटायर होंगे तो उसके बाद उनको किसी पोस्ट के ऊपर, अब उनके लिए एक सीट बचती है और वो है मशीर कौमी सलामती, एडवाइज़र नेशनल सिक्योरिटी। वज़ीर आज़म के एडवाइज़र नेशनल सिक्योरिटी वो बन सकते हैं, मशीर कौमी सलामती बन सकते हैं। आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे तो उस वक्त जनरल क्या नाम था उनका, आसिफ नवाज जंजुआ, वही था ना उनका नाम, आई थिंक आसिफ नवाज जंजुआ साहब थे जो कोर कमांडर कोयटा भी रहे हैं। तो वो मेरा ख्याल है उनको कोर कमांडर कोयटा जो थे, जब वो रिटायर हुए तो उनको मशीर बनाया गया कौमी सलामती का। उनका मुझे नाम खैर एग्जैक्ट मुझे अब याद नहीं है, जंजुआ साहब ही थे, तो उनको मशीर बनाया गया था कौमी सलामती का। ठीक है, अब जब उनको मशीर बनाया गया था तो उस वक्त ये फैसला वज़ीर आज़म की एडवाइस पर हुआ था। अब भी वज़ीर आज़म की एडवाइस पर यह फैसला हो सकता है कि जनरल नदीम अंजुम 30 सितंबर के बाद एक सीट बचती है और वो है एडवाइज़र नेशनल सिक्योरिटी। अगर उनको मशीर बना दिया गया कौमी सलामती का तो वो 3 साल तक मशीर भी रह सकते हैं कौमी सलामती के। एक बड़ा ज़बरदस्त फैसला होगा वज़ीर आज़म का। तो एक तो खबर ये भी आ रही थी कि नदीम अंजुम साहब के बारे में जो लास्ट ईयर खबर आ रही थी वो ये भी आ रही थी कि अगर उनको DGISI के तौर पर मज़ीद कंटिन्यू नहीं करवाया जाता तो उनको अमेरिका के अंदर एम्बेसडर लगा दिया जाए या सऊदी अरब के अंदर एम्बेसडर लगा दिया जाए, सफ़ीर बना दिया जाए, सफ़ीर तैनात कर दिया जाए। और एक खबर ये आ रही थी कि अब चूंकि नदीम अंजुम साहब को तोसी मिल रही है तो एक गालिब इम्कान उस वक्त ये था, जाहिर किया जा रहा था कि जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब, उनके ओहदे पर जनरल नदीम अंजुम को लाया जाए। अब नदीम अंजुम साहब जो हैं उनके पास अभी भी एक सीट बचती है और वो है एडवाइज़र नेशनल सिक्योरिटी। वज़ीर आज़म हो सकता है शायद उस सीट पर उनको अपॉइंट कर दें। तो ये तो मैंने आपके सामने खबर रखी। अब सुप्रीम कोर्ट में जी आर्टिकल 63A से मुतल्लिक केस लग गया और उसकी जो समात है उस दरख्वास्त पर समात सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच करेगा 30 सितंबर को। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल। अब मज़हर आलम मियाँ खेल साहब जो हैं वो एड हॉक जज हैं, 5 रुकनी बेंच बन गया। चीफ जस्टिस 30 सितंबर को 63A के ऊपर नजरसानी की दरखास्तों के ऊपर समात करेंगे। नजरसानी की दरखास्तों के ऊपर 63A का जो केस है उसके ऊपर 30 सितंबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समात करेगा। 63A का केस है क्या, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर का, जस्टिस एजाजुल हसन का और जस्टिस सासुमादी ग्रेड के वाले जो जज हैं जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, उनका एक फैसला है
कि 63A के ऊपर जी पार्लिमानी लीडर लिखा हुआ है, पार्लिमानी पार्टी लिखा हुआ है, उसमें पार्टी चेयरमैन का कहीं जिक्र नहीं है। तो वो केस जो है दरअसल उसके अंदर अब ये डिसाइड होना है कि क्या मुनहरिफ रुकन का वोट काउंट हो सकता है, क्योंकि 63A के अंदर ये लिखा है 3 रुकनी जो बेंच ने फैसला दिया, उन्होंने ये फैसला दिया है कि 63A के मुताबिक मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा। अगर वो पार्टी पॉलिसी से हटकर किसी को वोट कास्ट करता है तो वो वोट कंसीडर नहीं होगा, वो डी सीट हो जाएगा। उसका रेफरेंस उस पार्टी का चेयरमैन इलेक्शन कमीशन को भेजेगा और वो डी सीट के लाएगा। अब इसमें क्या होता है, अगर तो सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला रिवर्स हो गया तो फिर सर जो आईनी तरमीम होने जा रही है उसमें हुकूमत के हाथ मजीद खुल जाएंगे और हुकूमत के लिए रास्ते साफ हो जाएंगे। तो ये तो एक केस हो गया। फिर दूसरा, जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के इजलास में शिरकत नहीं की और वो शिरकत किए बगैर चले गए। उस इजलास में चूंकि बताया जा रहा है कि जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान उस इजलास में थे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं जी, उन्होंने जजिस कमेटी को खत लिखकर कमेटी में शमूलियत से इनकार की वजह बताई है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो जरा सुनिएगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत कायम कमेटी में शमूलियत से इनकार किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में रद्दो बदल हो तो फुल कोर्ट बेंच या फुल कोर्ट इजलास के जरिए मुमकिन है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से पहले वाली कमेटी की बहाली तक इजलास में शिरकत नहीं कर सकता, जस्टिस मंसूर अली शाह कह रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि जल्दबाजी में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस लाया गया, मेरे खत को इजलास के मिनट्स का हिस्सा बनाया जाए। तरमीमी ऑर्डिनेंस आने के बाद सीनियर 3 जजेस को कमेटी इजलास में शिरकत करना चाहिए था, कोई वजह बताए बगैर जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से हटाया गया। असल रोला ये है, अपनी मर्जी का मेंबर कमेटी में शामिल करके मन मर्जी की गई, जो गैर जमहूरी रवैया और वन मैन शो है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में वन मैन शो की मुआवनत की गई। जस्टिस मंसूर का 3 सफ़ात पर मुश्तमिल खत 8 पैराग्राफ्स पर मुश्तमिल है। खत में कहा गया कि सदारती ऑर्डिनेंस का जायजा लेने के लिए फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई जाए। एहतराम के साथ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में बैठने से माजरत चाहता हूं। तरमीमी ऑर्डिनेंस की आईनी हैसियत तय होने तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में नहीं बैठूंगा। वो कह रहे हैं कि जी फुल कोर्ट बुलाएं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बुलाएं, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को बुलाएं। अब मेरी बात सुने, ये तो इख्तियारी पार्लियामेंट का है कि पार्लियामेंट लेजिस्लेशन करे, तरामीम करे। पार्लियामेंट ने कानून बनाया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, पार्लियामेंट ने उसमें तरमीम की उस कानून में, और उस वक्त जो उमर अता बंदयाल जैसे पॉलिटिकल वर्कर जो तहरीक इंसाफ की खिदमात सर अंजाम दे रहे थे, उन्होंने अपने मनसब से गद्दारी करते हुए, अपने मनसब से, अपने हलफ से गद्दारी करते हुए उन्होंने आइन और कानून से हटकर फैसले दिए। उनके हाथ बांधने के लिए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लाया गया, ये बिल लाया गया, और उसमें तरमीम करते हुए 184(3) के तहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से तनहा हैसियत में अज खुद नोटिस लेने का इख्तियार छीन लिया गया। और जब पार्लियामेंट ने उसमें तरमीम की तो चीफ जस्टिस तनहा हैसियत में अज खुद नोटिस नहीं ले सकते थे, और जो सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जज थे वो जस्टिस काजी फायज ईसा थे और दूसरे जज जस्टिस एजाजुल हसन थे। तो पार्लियामेंट ने उसमें तरमीम कर दी, तरमीम तो हो गई। अब जब तरमीम की तो पार्लियामेंट ने दोबारा उस ऑर्डिनेंस में तरमीम कर दी और सदर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के ऊपर दस्तखत कर दिए। अब ये कह रहे हैं कि जो उस बिल को, उस ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया जाए, और ये चाहते हैं उसको भी कलअदम करार दे दें। ये तो इख्तियार पार्लियामेंट का है, कानून साज इदारा पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट ने ही कानून बनाना है, पार्लियामेंट ने ही कवानीन को तब्दील करना है। अगर हम अदालतों को ये इख्तियार दे देंगे कि अदालतें पार्लियामेंट के कवानीन को पकड़ के कलअदम करार दे दें, तो फिर सर पार्लियामेंट को बंद कर दें, फिर कोई फायदा नहीं है ऐसी पार्लियामेंट चलाने का। लेकिन जो कानून पार्लियामेंट बना रही है, पार्लियामेंट की इज्जत, पार्लियामेंट का वकार, पार्लियामेंट का तकद्दुस किसी सूरत भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आने वाले दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान की सियासत में होने क्या जा रहा है। आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले महीनों के अंदर कौन सी डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, और इमरान खान साहब के लिए आगे कौन सी मुश्किलात खड़ी होने जा रही हैं। क्योंकि काजी फायज ईसा साहब कहीं नहीं जा रहे, वो अगर जा रहे हैं तो आईनी अदालत जा रहे हैं, और 3 साल के लिए जा रहे हैं। और आर्मी चीफ कहीं नहीं जा रहे,
वो अपने अहदे पर कंटिन्यू करेंगे। हुकूमत को कोई मसला नहीं है, हुकूमत को कोई ख़तरा लाहक नहीं है, हुकूमत के लिए रास्ता साफ है। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।